हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक और यहाँ पर ये RET 2021 का पेपर सेकंड इकोनॉमिक आपसे डिस्कस होगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के इस सब्जेक्ट के पेपर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोगों के कहे अनुसार ये प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलते रहेंगे। रिसर्च मेट्रोलॉजी के भी क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत सारे अपलोडेड हैं और भी अपलोड होने वाले हैं। आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स का अगर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस पर भी क्वेश्चंस लाए जाएंगे। ये पेपर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी इंट्रेंस के लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है गिफिन वस्तुओं में मतलब इन केस ऑफ गिफिन गुड्स। ए ऑप्शन है ऋणात्मक स्थानापन्नता प्रभाव से धनात्मक आय प्रभाव शक्तिशाली होता है। बी है धनात्मक स्थानापन्नता प्रभाव से ऋणात्मक आय प्रभाव शक्तिशाली होता है। सी धनात्मक स्थानापन्नता प्रभाव धनात्मक आय प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है। धनात्मक आय प्रभाव ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव के बराबर होता है। इंग्लिश में भी दिया है, आप उसको भी देखते चलेंगे। तो यहाँ पर ए का पहला ऑप्शन सही होगा। ए ऋणात्मक स्थानापन्नता प्रभाव से धनात्मक आय प्रभाव शक्तिशाली होता है। सेकंड क्वेश्चन है कॉप डगलस उत्पादन फलन इन ब्रैकेट Q इज इक्वल टू AL अल्फा के बीटा में अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 तब होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा डी बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। ठीक है, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। तीसरा क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आगम वक्र निम्न प्रकार से होते हैं। ऑप्शन ए है AR इज इक्वल टू MR, बी है AR ग्रेटर देन MR, सी है AR स्मॉलर देन MR, डी है AR इज नॉट इक्वल टू MR। तो यहाँ पर तीसरा का ऑप्शन आपका ए सही होगा, AR इज इक्वल टू MR। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है सीमांत उत्पादकता का मूल्य VMP का अर्थ है। पहला साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता का गुणा सीमांत आगम से, बी साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता का गुणा कुल आगम से, सी साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता का गुणा वस्तु की कीमत से, डी वस्तु की कीमत का गुणा कुल उत्पादन से। तो चौथा का ऑप्शन यहाँ पर सही होगा सी साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता का गुणा वस्तु की कीमत से। तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है खेल सिद्धांत में ऐसी स्थिति में जिसमें एक फर्म को लाभ हासिल होता है केवल तब जब अन्य फर्म हानि प्राप्त करता है, यह कहा जाता है। तो यह क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन सहकारी गैर स्थिर राशि खेल, बी गैर सहकारी गैर स्थिर राशि खेल, सी कैदी दुविधा, डी शून्य राशि खेल। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप अगर देखेंगे तो बेस्ट होगा। तो पांचवें का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है, शून्य राशि खेल, जीरो सम गेम। ठीक है, तो आप डी चूज करेंगे। छठवां क्वेश्चन है गलत समीकरण कौन सा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत समीकरण है? ए ऑप्शन है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक बाजार मूल्य पर, बी बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अनुदान प्लस अप्रत्यक्ष कर बराबर साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, सी है खर्च योग्य आय बराबर उपभोग प्लस बचत, डी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अनुदान प्लस अप्रत्यक्ष कर बराबर साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। आप इंग्लिश में जरूर देखते चलेंगे। सातवां क्वेश्चन है केनेसियन मूलभूत मनोवैज्ञानिक उपभोग के नियम के अनुसार उपभोग और आय के बीच संबंध है। तो इनके बीच कौन सा संबंध है? तो सातवें का ऑप्शन आपका ए सही होगा, इनके बीच नॉन प्रोपोर्शनल गैर अनुपातिक संबंध है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आठवां क्वेश्चन है M1, इसे संकुचित मुद्रा पूर्ति कहते हैं, यह है। तो M1 क्या है? M1 यहाँ पर ऑप्शन में C प्लस डी डी प्लस ओ डी है, बी C प्लस डी डी प्लस टी डी प्लस ओ डी है, C प्लस ई आर प्लस पी आर प्लस ओ डी है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर है C प्लस डी डी प्लस ओ डी प्लस टी डी प्लस पोस्ट ऑफिस बचते हैं। तो आठवें का ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ए, जो कि है C प्लस डी डी प्लस ओ डी। तो आप ए ऑप्शन टिक करेंगे।
9वां क्वेश्चन है लय से फेयर, जिसे मुक्त बाजार कहते हैं, लय से फेयर की अवधारणा में इनका योगदान था। तो निम्नलिखित में से किनका योगदान था? केनेसियन अर्थशास्त्री, नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, तर्कसंगत अर्थशास्त्री, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। तो 9वें का ऑप्शन आपका डी सही होगा। यहाँ पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। 10वां क्वेश्चन है यदि यल यम वक्र क्षैतिज होता है तो मौद्रिक नीति होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। कंप्लीटली इनइफेक्टिव, बी है कंप्लीटली इफेक्टिव, सी है रिलेटिवली इफेक्टिव, डी है रिलेटिवली इनइफेक्टिव। तो इनमें से 10वें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन सही है, पूर्णतया अप्रभावपूर्ण। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है किसी वितरण में सर्वाधिक बारंबारता वाले मान को कहते हैं। किसी वितरण में, तो यहाँ पर जो सर्वाधिक बारंबारता वाले मान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आप बताइए। बहुलक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? 11 का ए, ये तो नॉर्मल सा है, बहुलक। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है दिए गए बंटन के लिए पियर्सन का सहसंबंध होगा। तो यहाँ पर यक्स दिया हुआ है और वाई दिया है, तो यहाँ पर पियर्सन मेथड जो होगा उसे लगाकर आप निकालेंगे। तो 12वें का यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, जो कि -1.0 है। आप इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है लॉरेंज वक्र जिसकी रैखिक प्रदर्शन की विधि है वह क्या है? लॉरेंज कर्व का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो यहाँ पर वेरिएंस है, डिस्पर्जन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है। तो लॉरेंज का क्या होगा? 13वें का ऑप्शन आपका बी सही होगा। इसमें अपकिरण होता है, मतलब डिस्पर्सन, आप इसको चूज कर सकते हैं। बी वाला ऑप्शन सही है। 14वां होता है अप्रचालित परीक्षण है, मतलब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट 14वें को आप डी से, इसको आप काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट। अब आता है 15वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा परीक्षण आदर्श सूचकांक के लिए नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, एंड सर्कुलर टेस्ट, रेक्टेंगुलर टेस्ट। यहाँ पर 15वां का ऑप्शन आपका डी सही होगा, रेक्टेंगुलर टेस्ट मतलब आयताकार परीक्षा। ठीक है। 16वां है मैट्रिक्स ए और बी एक दूसरे की विलोम होंगी यदि ए बी बराबर बी ए, बी ऑप्शन है ए बी बराबर 0, बी ए बराबर आई, सी ए बी बराबर बी ए तथा बी ए बराबर 0। यहाँ पर ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो यहाँ पर 16वें का ऑप्शन सही होगा डी, जो कि है ए बी बराबर बी ए बराबर आई। आप इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है रैखिक प्रोग्रामिंग में अत्यंत लोकप्रिय गैर चित्रमय प्रक्रिया को वर्गीकृत करते हैं। 17वें का ऑप्शन आपका सही होगा डी, जो कि है सिंप्लेक्स मेथड से। ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग को जो है मोस्ट पॉपुलर नॉन ग्राफिकल प्रोसीजर इज क्लासिफाइड एज सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, आप इसको चूज कीजिए सिंप्लेक्स विधि में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि टी सी बराबर 0.1 क्यूब -2 क्यू² +15 क्यू +10 तब एम सी बराबर है। तो इसको आप निकालेंगे। यहाँ पर 18वें का ऑप्शन आपका सही होगा ए, 0.3 क्यू² -4 क्यू +15। 19वां प्रश्न है इनपुट आउटपुट विश्लेषण के साथ निम्न में से कौन सा नाम जुड़ा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से डी ऑप्शन आपका सही है, प्रोफेसर वेस्ली डब्ल्यू लियोनेटिव। 20वां क्वेश्चन है एक या विभिन्न प्रकार का या के खेल हैं या हैं। तो यहाँ पर 20 में ऑप्शन आपका सही होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। एक विभिन्न प्रकार का, के खेल हैं और हैं, इसमें से उपयुक्त सभी होंगे। आप इसको यहाँ पर डी ऑप्शन चूज करें। 21 क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में उत्पादन संभावना वक्र का प्रयोग किया था, किसने किया था? तो 21 का ऑप्शन आपका ए सही होगा, हैबरलर ने किया था, हैबरलर ने। 22वां क्वेश्चन जो है उसका देखेंगे तो हैक्सर ओहलिन प्रमेय बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण है। तो हैक्सर ओहलिन प्रमेय क्या बताता है? भिन्न देशों में साधनों की उपलब्धता की मात्रा में अंतर
उत्पादन के साधनों की समान उपलब्धता, उत्पादन के साधनों का उपलब्ध न होना, उत्पादन के साधनों का समरूप वितरण। तो 22वां का ऑप्शन आपका सही होगा ए, भिन्न भिन्न देशों में साधनों की उपलब्धता की मात्रा में अंतर। 23वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्रभावित होते हैं। तो इसमें उपयुक्त सभी होंगे तीनों, व्यापार की शर्तों से, तुलनात्मक लागत अंतर से, विक्रय संगठन की दक्षता से, सभी से। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हेजिंग का अर्थ है, हेजिंग, हेजिंग क्या है, इससे क्या अर्थ आता है? तो 24वां का ऑप्शन आपका डी सही होगा। हेजिंग जो है विदेशी मुद्रा के खतरे को संरक्षित रखना है। ठीक है, विदेशी मुद्रा के खतरे को संरक्षित रखना। 25वां है, निम्न में से कौन सा उपाय भुगतान संतुलन के असाम्य को दूर कर सकता है? 25वां का ऑप्शन बी सही होगा। मुद्रा का अवमूल्यन जो है इससे भुगतान संतुलन के असाम्य को दूर कर सकता है। मुद्रा का अवमूल्यन, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैनन एडम स्मिथ द्वारा उल्लेखित नहीं किया गया है? समानता का कैनन, उत्पादकता का कैनन, निश्चितता का कैनन, सुविधा का कैनन। तो तीन इसमें से किए गए हैं और कौन सा नहीं किया गया है? तो वो उत्पादकता का कैनन, मतलब कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये उल्लेखित नहीं किया गया है स्मिथ द्वारा। 27वां क्वेश्चन है, प्रथम 10,000 की आय पर 10%, फिर 20,000 पर 15% और अगले 30,000 पर 17% कर लगाया जाता है, यह होगा। तो ये देखिए, इसमें तीन प्रकार के जो कर हैं वो लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो होगा, ये जो कर है यह कौन सा कर होगा? तो ये कर जो है आपका प्रगतिशील होगा, मतलब कि प्रोग्रेसिव, नॉट डिग्रेसिव, नॉट रिग्रेसिव एंड नॉट प्रोपोर्शनल, इट्स प्रोग्रेसिव टैक्स। 28वां क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, मतलब निम्न में से सही कथन है। तो पहला, पंप प्राइमिंग निजी निवेश को प्रतिस्थापित करती है, पंप प्राइमिंग निजी निवेश को प्रोत्साहित करती है, पंप प्राइमिंग निजी निवेश हास की क्षतिपूर्ति करती है, पंप प्राइमिंग उत्पादन के तरीके में परिवर्तन करती है। तो 28वां का जो ऑप्शन है वो सही होगा आपका बी, पंप प्राइमिंग निजी निवेश को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो आप इसको चूज करें। 29वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऋण विमोचन की एक विधि नहीं है? इसमें धन वापसी, परित्याग, ऋण शोधन निधि, पूंजी लगान जिसे आप कर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, परित्याग, ये विधि ऋण विमोचन की नहीं है। कौन सा पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से लोक निर्माण कार्य पर खर्च, बांधों के निर्माण पर होने वाले खर्च, एक नई रेलवे लाइन के विकास पर किया गया खर्च, एशियाई खेलों के आयोजन पर होने वाले खर्च। तो 30वां का ऑप्शन आपका सही होगा डी, एशियाई खेलों के आयोजन पर होने वाला खर्च। ठीक है, आप यहाँ पर डी ऑप्शन चूज करें। 31 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित बुलेटिन है, वार्षिक, अर्धवार्षिक, द्विमासिक, प्रतिमाह। तो ये जो है डी है, प्रतिमास। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित बुलेटिन मंथली होता है। ठीक है, 32वां है, यदि शाख विस्तार वांछित है तब केंद्रीय बैंक को, मतलब क्रेडिट एक्सपेंशन इज डिजायर्ड, अ सेंट्रल बैंक शुड। तो यहाँ पर बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, रेज द बैंक रेट, लोअर द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, लोअर बैंक रेट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा डी, जो कि है बैंक दर को घटाना चाहिए। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, यदि नकद रिजर्व अनुपात 20% है और प्राथमिक जमा 1,000 रुपये हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तब ऋण और जमाओं में संभावित वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा बी, 5,000 की वृद्धि होगी। ये आप चूज कर सकते हैं। 34वां क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का लक्ष्य इसे नियंत्रित करना है, मॉनेटरी पॉलिसी एम्स टू कंट्रोल। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल करना है। ठीक है, मनी सप्लाई को। 35वां क्वेश्चन है, गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थों का कार्य है। तो यहाँ पर जो गैर बैंक हैं, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इज आर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है। इनमें से सही होगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, संचय घटाना, तरलता प्रदान करना, जोखिम घटाना, ये सभी। ठीक है, 36वां प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग पहली बार 1980 में हुआ, किसके द्वारा?
तो यहाँ पर जो है विश्व संरक्षण रणनीति द्वारा, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के द्वारा इस शब्द का प्रयोग 1980 में पहली बार हुआ था। ठीक है, आप यहाँ पर ऑप्शन बी लगाएंगे, विश्व संरक्षण रणनीति द्वारा। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से एक मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है, कौन सा? तो यहाँ पर आप देखेंगे जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा प्राप्ति सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, वास्तविक प्रति व्यक्ति जीडीपी पर जीवन स्तर। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन, थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये वाला। ठीक है, अब हम 38वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैरोड विश्लेषण के अनुसार जब G ग्रेटर देन GW है तब C स्मॉलर देन CR की स्थिति अग्रसर करती है। यहाँ पर इन्फ्लेशन होगा, डिफ्लेशन होगा, स्टैगफ्लेशन होगा, डिप्रेशन होगा, कौन सी? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा ए, जो कि होता है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ठीक है, आप यहाँ पर ए चूज करेंगे। 39वां क्वेश्चन है, सोलो का दीर्घकाल का आर्थिक विकास मॉडल निम्न मान्यता पर आधारित है। उत्पादन रेखी समरूप प्रथम घात के उत्पादन फलन के अनुरूप होता है। विनियोग आय के अप्रत्यक्ष एवं गैर अनुपातिक होता है। श्रम शक्ति की वृद्धि दर अंतरजात निर्धारित होती है। उपलब्ध पूंजी स्टॉक अप्रयुक्त होता है। तो 39 का ऑप्शन आपका सही होगा ए। 40वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा डी, उपयुक्त सभी, जिसमें कि गैर प्रतिद्वंदी और गैर वर्जित योग्य, सामूहिक उपयोग, उपभोग, ये तीनों आएंगे। ठीक है, तो इन तीनों को आप इसमें चूज करेंगे। 41वां क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास के पीछे प्रमुख कारण क्या है? तो 41वें का यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ए, रोजगार। भारत में जितने भी ग्रामीण हैं, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास के पीछे का यही मेन कारण है, रोजगार। ठीक है, और शिक्षा इसका दूसरा कारण हो सकता है। उसके बाद आता है 42वां क्वेश्चन, जिसमें आता है निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय इतिहास में महान विभाजक कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा वर्ष था? ये वर्ष आपका था 1921। 1921 जो है ये महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। आप इसको चूज कर सकते हैं ए। निम्नलिखित घटकों में माल्थस ने सकारात्मक चेक बताए थे। सकारात्मक चेक बताए थे माल्थस ने, तो यहाँ पर जो है वो आपका सी ऑप्शन है, युद्ध, अकाल और बीमारी, ये जो है सकारात्मक चेक, पॉजिटिव चेक्स बताए थे। कोच प्रमेय के साथ जुड़े हुए हैं। कोच प्रमेय के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर जो है वो रोनाल्ड कोच है, नाम से ही है, लेकिन यहाँ पर दो नाम है, रोनाल्ड और फिलिप्स कोच। तो रोनाल्ड कोच यहाँ पर आप याद रखिए। बाजार की विफलता क्या कारण है? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द कॉजेज ऑफ मार्केट फेल्योर इज, तो यह क्या हो सकता है? यहाँ पर जो है ये सभी हो सकते हैं, बाहरी कारक भी हो सकता है, सार्वजनिक वस्तुओं का अभाव भी हो सकता है, एकाधिकार का दुरुपयोग भी हो सकता है। इन तीनों ही कारण से बाजार की विफलता हो सकती है। तो 46वां क्वेश्चन है, 2019 में भारत से निर्यात में सबसे बड़ी प्रतिशत हिस्सेदारी थी। तो इसमें तेल सहित जो खनिज ईंधन था, बी ऑप्शन, इसमें जो है सबसे बड़ी प्रतिशत हिस्सेदारी थी, तेल सहित खनिज ईंधन। ठीक है, आप इसमें मिनरल फ्यूल इंक्लूडिंग ऑयल देख सकते हैं। 47वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या निम्नलिखित में से किस राज्य की थी? यहाँ पर देश नहीं कहा गया है, राज्य बोला गया है। ये क्वेश्चन आप ये मत सोचिए कि हमेशा पूछा जाता है, लेकिन जब आता है तो फंस जाते हैं लोग, क्योंकि ये आप पढ़े नहीं रहते हैं। तो कौन सा राज्य था? कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य था, तो इसको भी याद रखें आप। 47वें का आपका जो है वो बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की ही थी। ठीक है, 48वां क्वेश्चन है, 2017-18 वर्ष में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय थी। 2017-18 की बताया जा रहा है, तो 2017-18 में 87,623 रुपये जो थी
प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय थी। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, प्रति व्यक्ति। तो ये 2017-18 वर्ष में 87,623 थी। ठीक है। अब 49वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी बताइए। 49वें का ऑप्शन आपका सी है, ये 1993 में शुरू की गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 के, इसका लक्ष्य क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू होने जा रही है, कहीं कहीं तो लागू भी हो गई, इसका लक्ष्य क्या है आप तो जानते ही होंगे। तो आप इसको जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, हम इसका जवाब बाद में दे देंगे कमेंट में। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चंस में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो आप, जवाब में ही गड़बड़ी होगी, क्वेश्चन में क्यों होगी, तो जवाब में अगर गड़बड़ी होती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। और यहाँ तक देखने के लिए दिल से आभार। ठीक है, धन्यवाद।